नमस्कार, शाम के 5 बजे आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। शाम के 5 बजे मतलब वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का, तत्काल ठोके का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है द्विपक्षीय बातचीत इस वक्त चल रही है शी जिनपिंग के साथ। पीएम मोदी आज पहुंचे हैं, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी कि पिछले 24 घंटे में 3 कौन सी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो बहुत अहम है, जिनका असर इस शिखर सम्मेलन में जरूर दिखाई देगा। तीनों घटनाओं में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहली ये कि कल अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। ये पुलवामा के बाद दूसरा बड़ा आतंकी हमला। हमारे सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। जाहिर है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शहीदों के परिवार वालों का कहना है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले। दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया बिश्केक जाने के लिए, बिश्केक पहुंचने के लिए, यानी कि एक साफ संकेत, एक टफ मैसेज। पाकिस्तान से बातचीत का कोई इरादा नहीं है। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये मोदी 2.0 की भी यही पॉलिसी है। हालांकि एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जरूर भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत इमरान खान के साथ पीएम मोदी की नहीं होने वाली है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि डिनर के वक्त पीएम मोदी और इमरान खान का आमना सामना हो सकता है और ये पहली बार आमना सामना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान का आमना सामना हो सकता है 3 से 4 बार। आज रात्रि भोज, फिर गाला डिनर और इसके अलावा कल भी। और तीसरी अहम बात यह भी है कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच और भी अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताते हुए उन्होंने यह कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका भी मान रहा है ये कि मोदी है तो मुमकिन है। 5 बड़े सवाल कौन से रहेंगे, एक बार उस पर जल्दी से नजर। आतंक का अंत, तो क्या मोदी है तो वाकई मुमकिन है? सवाल नंबर 2, नायक का आतंक के खिलाफ निर्णायक युद्ध कब? अब चीन के सामने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ेंगे, क्योंकि चीन जो कि सबसे बड़ा संकट मोचक पाकिस्तान का, अब चीन बचाएगा क्या? हालांकि चीन ने कह दिया है कि ये मंच किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं है। एससीओ चीन बचाव में वैसे आ गया है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी का महागठबंधन है क्या ये? अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन, पूरी दुनिया जो एकजुट हो रही है आतंकवाद के खिलाफ। और अब चीन इमरान को क्या नहीं बचा पाएगा? मेरे साथ आपको बता दें, विवेक काटजू जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आमिर हैदर जैदी हैं, आशुतोष मिश्रा हैं, और साथ ही आपको बता दें विशंबर दयाल भी मुझे नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है विशंबर दयाल, वो भी, और सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले विवेक काटजू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बालाकोट से भी नहीं सुधराना पाकिस्तान, हम लोग एक फेल्ड टेरर स्टेट को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं, क्या ये हमारी सबसे बड़ी गलती है? क्योंकि एससीओ में भी यही होगा, उसको अलग थलग किया जाएगा, उसकी बेइज्जती होगी, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होगी चीन के सामने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। फिर अनंतनाग में हमारे 5 जवान शहीद, तो क्या फेल्ड और टेरर स्टेट को हम लोग डिप्लोमेटिकली गलत हैंडल कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के साथ जो हमें आतंकवाद के मसले पे लड़ाई लड़नी है, वो एक लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक विशेष अंग है आतंकवाद का इस्तेमाल करना। वो आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आतंकवाद को कभी कम कभी ज्यादा करेगा, कैलिब्रेट करेगा, लेकिन आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ेगा। पहला नुक्ता। दूसरा, मैं आपसे कहूंगा कि ये उम्मीद करनी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देश हमारा साथ देंगे, ये भी उम्मीद गलत है। चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान चीन का बच्चा है, चीन कभी उसको मझधार में नहीं छोड़ेगा। हाँ, उसको आप प्राइवेट बेसिस पर समझाएगा, लेकिन पब्लिकली पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करेगा। चीन कहता रहता है कि पाकिस्तान सब कोशिश कर रहा है आतंकवाद से लड़ने के लिए, उसने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए बहुत बलिदान दिया है, ये चीन के वक्तव्य रहते हैं। हाँ, चीन भूलता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने एक तरफ से उनको प्रोत्साहन दिया है, आतंकवाद को अब उस आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता है जो कि पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ उन्हीं आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं करता।
तो ये जो डिप्लोमेटिक गेम है, जो आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है हमें, वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स लड़ाई है। इसमें एक कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने घुमाई और सब चीज ठीक हो गया। हमें बहुत स्टैमिना दिखाना पड़ेगा। हमें ये पाकिस्तान का जो जाल है कि बातचीत करना शुरू करिए, ये करिए, वो करिए, उससे बचना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान से कोई फेवर नहीं लेंगे। हाँ, लगता है कि पहले कुछ, जैसे भारत सरकार ने भी एक सिग्नल दिया है कि 2 रूट्स हम देख रहे थे, तो पाकिस्तान से भी पूछा गया था कि उनके एक स्पेशल जेस्चर के जरिए उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाए, और क्योंकि बहुत छोटा हो जाता सफर। लेकिन अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने उस पाकिस्तान ने तो कहा कि हाँ आप जाइए, लेकिन बाद में सोच समझ के प्रधानमंत्री ने भी तय किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, और चाहे लंबे रास्ते से जाएंगे, कठिनाई होगी, लेकिन पूरी, अगर आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें कही, ये फिलहाल हम तस्वीर बता दें शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें कही। नंबर 1, सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। नंबर 1, पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, एक ये। दूसरी, मतलब चीन पाकिस्तान का बच्चा है। सुधांशु त्रिवेदी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊंगा। बिशंबर दयाल, पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। मतलब पाकिस्तान एक तरफ चिट्ठियां लिख रहा है, दूसरी तरफ आतंकी भेज रहा है। इमरान खान गिड़गिड़ा रहे हैं, घुटनों पर हैं, बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। ये ढोंग, ड्रामा, नौटंकी पाकिस्तान की चिट्ठी लिख रहा है इमरान खान, दूसरी तरफ आतंकी भेज रहा है। फिर बातचीत की नौटंकी, बातचीत का ड्रामा क्यों? देखिए, मैं तो बहुत दिन से इस बात को मेंटेन करता हूं कि पाकिस्तान हमेशा से दोहरी बात करता है। पाकिस्तान का जो दोहरा मुखड़ा है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा अपना गेम खेलेंगे। और पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक ही चारा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक सॉफ्ट, डिप्लोमेटिक और एक अच्छा फेस, अपने आप को एक अच्छा देश प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन अंदरूनिक जो शक्तियां हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती हैं, जो एंटी इंडिया पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट है, जो एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो कभी भी अपना जो रूप है, जो उसकी रेखा है, जो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें एक कंटिन्यूटी है, उसको वो कभी भी नहीं बदलेंगे। ये मैं बिल्कुल काजू साहब की एक बात से सहमत हूं कि वो उसको कैलिब्रेट करते हैं। जब उनको जो चीज सूट करती है, कई बार उनके मंसूबे जो है वो कामयाब हो जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। ये जो कल का हादसा है, मैं समझता हूं ये काफी दिन के बाद मैं समझता हूं उसके बाद 3 महीने तक टेररिस्ट वर ऑन द रन, दे वर ऑन द डिफेंसिव, सिक्योरिटी फोर्सेस हैवी थे, सिक्योरिटी फोर्सेस एक के बाद एक सर्च ऑपरेशंस करके उनको एलिमिनेट कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिल गया, कोई ना कोई और होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं लैक्सिटी होगी, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ह्यूमन है, दीज आर ह्यूमन प्रॉब्लम्स। उसके अंदर कहीं लैक्सिटी आ जाती है, उनको इंटेलिजेंस मिल जाती है और वो कामयाब हो जाते हैं। 100 बार वो फेल होते हैं, 100 बार हम सक्सीड होते हैं। वो इतना लाइमलाइट में नहीं आता। वो एक बार वो कहीं सफल हो जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, वो लाइमलाइट में आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे को, पाकिस्तान अपने अल्टीमेट गोल को नहीं छोड़ने, मतलब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, बल्कि हमको सुधारना होगा पाकिस्तान को, दुनिया को एक साथ एक मंच पर आना होगा, जो एससीओ में हो भी रहा है, खिलाफ कार्रवाई करनी ठीक, जो एससीओ में होता भी नजर आ रहा है। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी अब जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बालाकोट से भी नहीं सुधराना पाकिस्तान, हम लोग उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अलग थलग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हम करेंगे, अलूफ करेंगे, वो सारी ठीक है, लेकिन जिसकी इज्जत नहीं उसको बेइज्जत करने से क्या फायदा? पाकिस्तान सुधर थोड़ी ना रहा है। अनंतनाग, पुलवामा के बाद दूसरा बड़ा आतंकी हमला, हमारे 5 जवान शहीद। देखिए, आतंकवाद को लेकर जो भारत सरकार की नीति है वो एकदम स्पष्ट है। जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक तकनीकी पक्ष है कि वो घटना करने में क्यों अंजाम करने में क्यों सफल हो गए, और दूसरा पक्ष होता है राजनीतिक पक्ष कि सरकार कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार है, और तीसरा पक्ष होता है कूटनीतिक पक्ष। क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग में गए हुए हैं किर्गिस्तान में, तो आज अगर हम देखें तो कूटनीतिक पक्ष का नजरिए से
तो पिछली सरकार के समय में हम 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने में सफल हुए थे। जैसे सार्क देशों में यह पहला मौका था जब सार्क क्षेत्र के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान के विरुद्ध वक्तव्य दिया था। इसके बाद आप देखें तो यहां तक कि G20 समिट जो चाइना में हुई थी उसमें भी आतंकवाद का विषय लाने में हम सफल हुए थे। मसूद अजहर के ऊपर जो बैन लगा हमारी सरकार के आखिरी दिनों में, उस समय यदि आप ध्यान करें तो यह दर्शाता है कि भाई सबसे बड़ा सरपरस्त पाकिस्तान का चाइना, वो तो प्रकार से समझ गया या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आया। अगर पाकिस्तान ने उससे पहले यह कदम उठा लिया होता तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत बच गई होती। मगर जो आपने कहा कि चूंकि भाई उनकी स्थिति तो यह है कि उनको इज्जत और बेइज्जती से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है, तो आज स्थिति यह है कि चाइना में भी याद करिए 2016 में ग्वांगझाऊ में हुई मीटिंग के दौरान मीडिया में यह रिपोर्ट आई थी कि चाइनीज अथॉरिटीज ने वहां के सारे होटल्स को 4 देशों के नागरिकों के लिए कहा था कि इनको उस समिट से 1 महीना पहले से कभी इन 4 में से किसी देश के नागरिक को ठहरने के लिए कमरा मत दीजिएगा। उसमें पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान की स्थिति आज ये हो गई है कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट तो उनको साउथ एशिया में रखता है, परंतु पेंटागन जो उनका सुरक्षा विभाग है उसने अब पाकिस्तान को साउथ एशिया में नहीं रखा है, उसने उसको सेंट्रल एशिया के साथ क्लब किया है, यानी वो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के साथ क्लब्ड है। इसके बावजूद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा, परंतु हम ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन चीन कह रहा है सुधांशु दी कि ये एससीओ दृढ़ है पाकिस्तान पर। एससीओ मंच जो है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम आवाज सुनते हैं, वाले दिनों में मिल करके बहुत सारे विषयों में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों को एक प्रकार से समान रूप से कार्यकाल मिला है और अधिक काम करने का। कम्युनिकेशन के चैनल्स को हम तो शी जिनपिंग के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुधांशु त्रिवेदी, आप कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन मैं ये ऐड कर रहा हूं कि चीन भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है। चीन का एक बयान आया है कि ये मंच, एससीओ मंच, किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं है। वो पाकिस्तान का संकट मोर्चा कभी भी बना हुआ है चीन। देखिए, यहां मैं बात कहूंगा कि जब हम कूटनीतिक नजरिए से देखते हैं तो जो मोदी जी की सरकार दोबारा बनी, चाइना के एंगल से मैं बोल रहा हूं, देखिए हमने क्या अंतर किया। पिछली बार हमने सार्क देशों को बुलाया था, इस बार हमने बिम्स्टेक देशों को बुलाया। ये बिम्स्टेक का एरिया कौन सा है? ये वो एरिया है जो आज चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है तो उसके लिए काउंटर बुलवर्क का काम कर सकता है। इस एरिया में अगर आप देखें तो जो मैरीटाइम एक्टिविटी है वो सारा का सारा वो एरिया है जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना का होके जाता है। और आज आप जो अभी देख रहे हैं, विश्व के पटल पर भारत की तुलना चीन से है, पाकिस्तान से नहीं है। तो जो पाकिस्तान का सरपरस्त है, पाकिस्तान जिसकी कदमबोसी करता है, पाकिस्तान जिसके आगे कटोरा लेके खड़ा है कि अगर चीन और अमेरिका खैरात के 2 टुकड़े न डालें तो याद करिए जो बेनजीर भुट्टो का बयान था ना कि हम 1000 साल घास की रोटी खाएंगे पर हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे, तो घास की रोटी खाने की स्थिति आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना के साथ किस दक्षता के साथ डील करना है, सरकार उसकी एक वृहद कूटनीतिक व्यवस्था भी कर रही है। पाकिस्तान तो उसका एक ऑफशूट की तरह है, पाकिस्तान से अलग नजरिए से डील करना होगा और चाइना से अलग नजरिए से डील करना होगा। पर यह बात चीन भी समझता है कि आज भारत का मुकाबला चीन से है, पाकिस्तान के साथ उसकी तुलना करना लेकिन क्या केके सेना जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही कि कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पाकिस्तान को किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मेरा सवाल वही जो मैंने विवेक आर्जू से पूछा था कि आतंकी राष्ट्र है, टेरर स्टेट है, फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान, वो कूटनीतिक भाषा अगर समझता तो अनंतनाग नहीं होता, उसको फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। देखिए अमन जी आपने सही बात बताया। यदि पाकिस्तान की फितरत को हम नहीं समझेंगे तो हम उसके साथ जब व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार सही नहीं होगा। आपने ठीक बताया, पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है और देखिए ये स्टेट पॉलिसी 89 में चेंज हो चुका था। जाल हक ने जब लाया और भारत के अगेंस्ट में उसकी एक नीति है, पूरे विश्व के लिए उसकी एक नीति है। तो आप ये समझें,
देखिए, भारत के लिए तो वो कहता है कि 1000 कट करना है और देश को हमने तोड़ना है। ये नीति वो उस समय से चल रहा है, आज भी चल रहा है और कल भी चला है। और देखिए, दूसरी बात जो है, पाकिस्तान ने ये देखा कि जितने भी आतंकवाद ने, जो एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे जब वो मालदीव गए थे, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर में है और पाकिस्तान को ये पे ऑफ किया है। पाकिस्तान को पे ऑफ किया है अमेरिका ने, उसके लिए ही, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म के लिए। और चाइना कर रहा है अभी। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं भुलावे में रहेंगे। डिप्लोमेटिक एंगल प्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉन्ग होता है और जैसे काडू साहब कह रहे थे, ये लंबा चलता है और ये लंबा चलेगा। मत आप पाकिस्तान से जब डील करते हैं तो बहुत सारे प्रॉन्ग हैं। उस प्रॉन्ग में आप एक मिलिट्री रिस्पांस है, डिप्लोमेटिक रिस्पांस है, इकोनॉमिक रिस्पांस है और मतलब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को, चाहे वो सैन्य मोर्चे पर हो, चाहे कूटनीतिक मोर्चे पर हो। मैं के सिन्हा आपको एक मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हम सुनाना चाह रहे थे शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान, वो अब हमारे पास आगे। एक बार वो सुन लेते हैं, क्या कह रहे थे पीएम मोदी एससीओ में शी जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान। पहले तो 15 जून को आपका जन्मदिन है, उसके लिए मेरी तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा नसीब भारत में चुनाव नतीजे के बाद आपका मुझे संदेश मिला और आज दोबारा आपने मुझे बधाई दी। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और जैसा आपने कहा, आपके साथ आने वाले दिनों में मिल करके बहुत सारे विषयों में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दोनों को एक प्रकार से समान रूप से कार्यकाल मिला है और अधिक काम करने का। और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ मिलकर, जो कह रहे थे कि साथ मिलकर काम करना है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात। मेरे साथ अब आमिर हैदर जैदी और आशुतोष जी हैं। उसके बाद मैं विवेक आर्जू आपके पास आऊंगा। पहले आशुतोष जी, मतलब आतंक का अंत, अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तो अमेरिका भी ये बात मान रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अमेरिका ये बात कह रहा है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका और चीन का सवाल है, दोनों आपको इस वक्त उलझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको आपका बाजार चाहिए, उनको अपना सामान बेचने के लिए। फर्क ये है कि आज अमेरिका के से जो हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो पॉजिटिव है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और चीन के साथ उल्टा है, चीन हमको ज़्यादा सामान भेजता है। पर एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो काटजू साहब ने भी कही और मेजर जनरल सिन्हा ने भी कही कि चीन का बच्चा है पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है और यहाँ पे हमें अपनी इकोनॉमिक माइट यूज करनी होगी। तो वो तरीका क्या है कि हम अपना बाजार बंद करें चीन को। चीन तो कभी छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान और इधर से जो उसको पीछे चीन में घुसने वाले टेररिस्ट हैं उनको रोक के रखती है पाकिस्तानी आर्मी। और पाकिस्तानी आर्मी का जो है उस एरिया में बड़ा और भी जो देश हैं उसका एहसान मानते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया वगैरह भी हो। ओआईसी में हमने देखा था कि क्या हुआ था। ओआईसी में जब सुषमा स्वराज जी गई थी तो उस समय बड़ी वाहवाही हुई और अगले ही दिन वो हमारे खिलाफ बोलने ओआईसी ने स्टेटमेंट दे दिया था। अभी फिर मई में ओआईसी ने जो है जम्मू कश्मीर को लेकर बेहुदा स्टेटमेंट दिया है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हम बातें करते हैं कि जो है पाकिस्तान को अलग थलग करने की, वो अभी काफी दूर है। वो अभी होने जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो उससे इसलिए नाराज हो गए हैं कि उनका काम निकल गया है। ये जितने, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, ये सब मतलबी यार हैं और हिंदुस्तान को बच के रहना पड़ेगा, और चीन से खासकर, क्योंकि मुझे याद है दीनदयाल उपाध्याय ओआईसी से तो लात पड़ी थी पाकिस्तान को। जी नहीं, वहां पे अगले दिन जिस दिन लात पड़ी थी, नहीं पड़ी थी जी, नहीं पड़ी थी। ओआईसी के बाद ओआईसी से जम्मू और कश्मीर ओआईसी में कहां आया था पाकिस्तान? ओआईसी का क्या स्टेटमेंट था? आया क्या था? पाकिस्तान आया था ओआईसी का स्टेट आए, पाकिस्तान ने कहा था अगर भारत आएगा तो हम नहीं आएंगे। ओआईसी ने लात मार दी पाकिस्तान। ओआईसी का स्टेटमेंट प्रो पाकिस्तान था। आप जनता को गुमराह न चक्कर में पाकिस्तान मोदी करने के चक्कर में जनता को सर ओआईसी मोदी कर रहा है। ओआईसी मोदी कर रहा है, अमेरिका मोदी कर रहा है। अभी आप पाकिस्तान से बेहतर है मोदी। प्रो
पाकिस्तान से जम्मू बेटर और है सर कश्मीर मोदी को लेके तब भी दिया था और अब भी दिया सर। ओआईसी से लात पड़ी थी चीन की जहां तक बात ये तो फैक्ट है। चीन की जहां नहीं, तक मैं बात आगे पहले बताइए, आप बोलिए झूठ बोल रहे थे आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं कि ओआईसी में मोदी होता है, वहां पे आपके वापस आते ही वो प्रो पाकिस्तान जो है। सुनिए ना आशुतोष जी, क्या ओआईसी से लात पड़ी थी पाकिस्तान को? पाकिस्तान नहीं आया था ना? क्या ओआईसी ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दिया था? पड़ गई ओआईसी से पाकिस्तान को। ओआईसी का प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दिया था ना? ठीक है, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग नहीं हुआ, कोई पूछ ही नहीं रहा सर पाकिस्तान को। चीन ने भी पल्ला झाड़ दिया मसूद अजहर मामले में, चीन ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। आपको लग रहा है अभी भी पाकिस्तान ताकतवर है, पाकिस्तान आईएमएफ का लोन भी मिल गया। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी की एक दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण उनका चलता है महाअभियान, उसमें भी कई किताबें हैं जो कि वार्न करती हैं हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ कि चीन को ट्रस्ट मत करना। तो हमें चीन से बच के रहना है। पाकिस्तान छोटी मुसीबत है, चीन बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा ना बोलूं मैं ना। पाकिस्तान तो दुश्मन है ही है, वो बच्चा है ना। बच्चे को पीट के मत खुश होइए, बाप को पीटिए तब खुश होइए। सर वो हमारे अनंतनाग कर रहा है, उसको मैं ना पीटूं, मैं तो उसी को पीटूंगा सर। मैं तो सारी डिबेट में उसी को पीटूंगा और सेना भी नहीं, दोनों को पीटिए ना। पीटूंगा आप बच्चे को लात नहीं पड़ी, ये चीज नहीं होना। आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट आपने डिस्टॉर्ट करिए। ओआईसी में स्टेटमेंट खिलाफ था। ठीक है, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आमिर हैदर ज़ैदी। ओआईसी से तो लात पड़ी थी ना पाकिस्तान को, अगर मैं गलत नहीं हूं। देखिए आशुतोष जी ने जो बात कही कि पाकिस्तान चीन का बच्चा है, मगर आज की डेट में बच्चा जो है वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि अब जो ट्रेड और जो व्यवस्था उभर के सामने आ रही, जो भारत का भी उभार है, उसमें चाइना का एक डिसएडवांटेज है भारत के मुकाबले, वो है उसकी भौगोलिक लोकेशन। उनका जितना भी ट्रेड मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और यूरोप से होता है वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है, और उन्हें लगता है कि इंडियन ओशन में होने से भारत का एक अपर हैंड रहता है, क्योंकि इंडियन नेवी की प्रेजेंस जो इंडियन ओशन में है, किसी भी वैसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थोड़ी सी उनके लिए समस्याजनक हो सकती। तो वो सीपैक बनाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सीधे वहां ग्वादर से निकलकर मिडिल ईस्ट की तरफ जा सकें। प्रॉब्लम उसमें क्या है कि एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और बाकी हिस्सा बलूचिस्तान में है, और दोनों ही डिस्टर्ब एरिया है। मगर अगर सीपैक फलीभूत नहीं होता है तो चीन के लिए भविष्य में ट्रेडिंग के लिए उतनी सुगमता नहीं होगी। यह बात चीन भली बात ही समझता है, इसलिए बच्चा होकर भी वो बड़े काम का है, मगर हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए आप याद करिए बलूचिस्तान का विषय तो 2016 में दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, ताकि आज स्थिति क्या हो गई है कि आज जितने चीन के इंजीनियर हैं पाकिस्तान में, उससे 2 गुने सैनिक हैं वहां पर सुरक्षा के लिए, क्योंकि खुद चीन को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान उनके लोगों की सुरक्षा कर पाएगा। तो मेरा मानना यह है कि वो बच्चा काम का तो है, मगर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चाइल्ड है, और ये बच्चा हाथ से भी निकल गया। चीन को ये डील करना होगा, भारत इस चीज को दक्षता के साथ डील करे तो ये हमारे लिए उपयोगी चीज है। आमिर हैदर ज़ैदी, अब आपकी बारी। आमिर हैदर ज़ैदी। अमन भाई 60 सेकंड चाहूंगा जो आप बोलिए सर, बोलिए। नरसिम्हा राव के जमाने में वहां से शुरू करूंगा। तो एक वक्त आया जब पाकिस्तान के खिलाफ देश का पक्ष रखना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया, विपक्ष के नेता थे, और इसलिए भेजा गया कि देश लगे कि हम एक मुश्त हैं, एक मुट्ठी में हैं। हम अभी यहां डिस्कस कर रहे हैं विदेश नीति। हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारी रणनीति होनी चाहिए पाकिस्तान को अलग थलग डालने की। जब हम किसी मुल्क को ले जाके उसके करीब रख देते हैं तो हम उसे आसानी दे देते हैं, आसान कर देते हैं, देखो हमने इस मुल्क को तुम्हारे करीब कर दिया। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री इस समय कहाँ है? चीन के अंदर मौजूद है, चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो चीन के राष्ट्रपति से मिलकर वो रणनीति बना रहे होंगे ताकि पाकिस्तान को अलग थलग डाला जा सके। लेकिन यहां हम बैठ के जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, 100% सच है, हम भी मानते हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, ये हम कैसे निर्णय कर लें? ये तो नहीं करेंगे। हम तो आशा करेंगे कि वो पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी छोड़ दे। हमें ये समझाना चाहिए कि तुम्हारा हित इसके साथ नहीं है, तुम्हारा चीन का हित हिंदुस्तान के साथ है। हम ये समझाने में कामयाब होंगे, वो उसका दामन छोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही मैं उनसे भी सहमत हूं। वो आतंकवाद का कोई बैंक नहीं होता, आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं होती, मैं सहमत हूं। स्टेट स्पॉन्सरशिप कहां से नहीं है, सुन लीजिए, नहीं होती। लेकिन चौकीदार तो आप ही हैं, आप ही बताएंगे इनके पास हथियार कहां से आते हैं।
आप ही बताएंगे इनके पास फंड कहां से आता है। दोनों चीज आप बताएंगे, क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर थे आप ये बताते थे कि सीमा से हथियार कैसे आता है और ये गैर अनऑथराइज जो पैसा है ये कैसे आता है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी उसे रोकने की। तो ये जिम्मेदारी आप निभाएंगे प्रधानमंत्री जी, विपक्ष नहीं निभाएगा। विपक्ष आपको सहयोग करेगा हर मामले के अंदर, वो कर रहा है। इसका जवाब तो पता है आपको, पाकिस्तान। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सीमाओं की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा उन्होंने अमन जी उन्होंने बोला था आतंकियों को पैसे और हथियार कहां से आते हैं, आतंकियों की स्टेट स्पॉन्सरशिप बंद होनी चाहिए, मतलब पाकिस्तान ना। तो इसमें कौन सा डाउट था? सर जी, हमने तो सुना था कि हमारे प्रधानमंत्री घर में घुसकर मारते हैं और घर में घुसकर मारा है। तो मेरा सवाल ये बनता है, ये घर में से घुस के निकल के आ कैसे रहे? कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, ये सपोले निकल के आते कैसे हैं? सवाल यहां बन जाता है। मसला ये नहीं है, हमारी जांच एजेंसियां के ऊपर सवाल उठ जाता है, गुप्तचर एजेंसियों के ऊपर, जरा सा कोई घटना हो जाए। सर, मेरे देश की पुलिस तो ऐसी है, कोई मामूली सा चोर चोरी की योजना बनाते हुए पार्क में पकड़ के पुलिस बंद कर देती है। ये आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, कैसे योजना बनाते हैं, कैसे घटना अंजाम देती है, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता। सैनिक शहीद हो जाते हैं, हम शहीद शहीद चिल्लाते रहते हैं, सिलसिला लंबा चला जाता है, फिर उनका कोई पुरसा नहीं होता। आज हेमराज की पत्नी गली गली भटक रही है, कोई पूछता नहीं है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए और कोई एक रणनीति बननी चाहिए। और विदेश नीति टीवी पे बैठकर नहीं बनती, विदेश नीति के अंदर जुबान बंद होनी चाहिए, कान और आंख खुले हुए होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। साहब, फिर कम से कम फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करता मैं। फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, विदेश नीति पर कम से कम पक्ष विपक्ष एक साथ होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद विवेक काटजू। पहले सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ काउंटर करें। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद विवेक काटजू में आपके पास। देखिए, जो अभी इन्होंने दिसंबर दयाल आ रहा हूं मैं, उसमें इन्होंने याद दिलाया 1995 में जिनेवा में जब पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था कश्मीर के विषय पे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल जी उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे, एक मैसेज किया था। पर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे और 100% श्रेय नरसिम्हा राव की सरकार को दिया था, जबकि हमारा घनघोर मतभेद था कश्मीर पॉलिसी पर नरसिम्हा कांग्रेस के साथ। हमने जरा भी ये क्रेडिट ये नहीं किया कि सरकार को क्रेडिट ना मिले, और 71 का युद्ध था तो सारा श्रेय इंदिरा जी को दिया था। यहां पे समस्या ये आ जाती जब हम विदेश नीति में भी श्रेय और प्रिय का मार्ग अडॉप्ट करने लगते हैं कि नहीं साहब वो गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं मिलने पाए, तब वहां पर समस्या आनी शुरू होती है। और जो आतंकवाद के विषय पे आपने कहा कि देखिए, आतंकवाद के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक नियंत्रण वो एक पक्ष है, राजनीतिक नियंत्रण दूसरा पक्ष है। जब तक हमारे देश में, अभी इन्होंने सुरक्षा एजेंसी की बात की, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, यही देश की सुरक्षा एजेंसी, और देश की नहीं 4 देशों की सुरक्षा एजेंसी, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, जब कहती है कि रोहिंग्या सुरक्षा के लिए खतरा है और उनके पक्ष में एक बड़ा राजनीतिक वर्ग खड़ा हो जाता है, और फिर वो कहता सुरक्षा एजेंसी से चूक हो गई। मतलब सुरक्षा एजेंसी बताए तो उसको मानने को तैयार ना हो, और जब घटना हो जाए तो सुरक्षा एजेंसी पे दोषारोपण करने को तैयार हो। यह सर्वथा अनुचित है। आतंकवाद को लेकर दुनिया के किसी भी बड़े देश में राजनीतिक दलों में 2 मतभेद नहीं है, 2 विचार नहीं है। चीन हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं भी सिर्फ भारत में 2 मतभेद हैं, जब यहां किसी आतंकवाद के आरोपी को जुडिशियल किलिंग, हालात का मारा और ये सारी बातें कही जाती हैं। एक बार हम राजनीतिक दृष्टि से दृढ़ हो जाएं, रणनीतिक दृष्टि से हमारी सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां सक्षम हैं। जब एक बार आतंक के आकाओं को लगेगा कि हमें किसी प्रकार का आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा, तो मेरे विचार से उनके हौसले और पस्त हो जाएंगे। विवेक काटजू, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, मैं आपके पास, एक मिनट, विवेक काटजू बहुत देर से वोट कर रहे हैं, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक काटजू, जो बात आशुतोष कह रहे थे वही मैं आपसे समझना चाहूंगा। मसूद अजहर के मामले में यूएस, यूके, फ्रांस, पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ खड़ी थी। चीन ने भी मसूद अजहर पर जो होल्ड था, टेक्निकल होल्ड, उसको वापस लिया। तो ऐसा तो है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ पूरी दुनिया है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। ओआईसी से भी लात पड़ी ना सर पाकिस्तान को, या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए, इन दोनों चीजों पर थोड़े विश्लेषण की आवश्यकता है। पहले मसूद अजहर का मामला लिया था। पुलवामा के बाद अमेरिका और जो पाश्चात्य की शक्तियां हैं
उन्होंने ये तय पाया कि भारत इस वक्त बहुत उत्तेजित है और भारत की जो भावनाओं हैं उसको कुछ ठंडा करना है। मसूद अजहर के मामले पर वो भी जानती हैं कि मसूद अजहर आतंकवादी है और जो भारत की मांग है कि किसी तरह इसको डिजिग्नेट करे यूएन, वो जा है, और चीन जो रोड़ा लगाए है वो बिल्कुल नाजायज है। तो पहली बार अमेरिका ने अखाड़े में, यूएन के अखाड़े में पूर्ण रूप से प्रवेश किया और चीन से कहा कि हम आपको शर्मिंदा करेंगे यूएन काउंसिल की पटल पे, सिक्योरिटी काउंसिल के पटल पे। पहले जो होता था ये सब मामले ये कमेटी में होते थे, वहां पर चीन टेक्निकल होल्ड लगा देता था, आगे कोई बात बढ़ती नहीं थी। जब अमेरिका ने कहा कि हम इसको ले जाएंगे, डिबेट करेंगे और आपकी जो दोहरी नीति है उसका पर्दाफाश करेंगे, तब चीन के पास कोई सूरत हाल नहीं थी। वो बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत चिल्लाए, चीखे, लेकिन उनको हथियार डालने पड़े। हाँ, इससे वो जानते थे, चीन जानता था कि भारत में भी उनके कुछ नहीं, और सुषमा जी ने एक बहुत बेहतरीन स्पीच दी। वो मेरा मानना है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी कूटनीति के लिए। हाँ, उसके बाद अबू धाबी ने ये भी साफ किया कि वो पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा ओआईसी में कि भारत को निमंत्रण ही नहीं दिया जाए। लेकिन ओआईसी जिस तरह से काम करता है उसमें ये उम्मीद लगानी कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को वो नजरअंदाज करेगा, वो कश्मीर के मामले में एक लंबी लड़ाई है, वही मैंने कहा, वो गलत है जी। एक तो अमेरिका के प्रोसीजर्स हैं जी, वही पाकिस्तान के फेवर में है। तो इन चीजों में मेरा सबमिशन ये है कि अगर हम राजनीति को दूर रखें और पूर्ण रूप से विश्लेषण करें, कोल्ड एनालिसिस करें, तभी हम आगे बढ़ते हैं। वहां अगर डींग हाँकनी है तो बहुत हो सकता है। ठीक है विशंबर दयाल, मतलब ओआईसी से लात पड़ी पाकिस्तान को, मैं तो बार बार बोल रहा हूं क्योंकि पड़ी है, वो तो विवेक आर्जू भी कह रहे हैं। ओआईसी से लात पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हुआ, यूएस, यूके, फ्रांस, चीन, मसूद अजहर मामले में, लेकिन उन चीजों से भी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी तो अनंतनाग हो रहा है। एक तरफ इमरान खान चिट्ठियां लिख रहे हैं कि बातचीत करो, उधर चिट्ठी उधर आतंकी भेज रहे हैं अनंतनाग में। देखिए अमन, जब तक आप तय तक नहीं पहुंचेंगे, आप लोग सब हमारा पूरा देश जो है एक जो उसका मुखौटा है, प्रॉक्सी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। उग्रवाद दुनिया जानती है, उग्रवाद लंबे दौर तक चलता है। उग्रवाद अभी तो नॉर्थ ईस्ट में खत्म नहीं हुआ, वहां जेएनके से पहले स्टार्ट हुआ था। उग्रवाद की लंबी उम्र है, लेकिन पाकिस्तान जो उसका मेन मुखिया है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवाद फैलाने वाला, शुरू करने वाला, प्रोपगेट करने वाला, फाइनेंस करने वाला, आम करने वाला, उसका मेन मुखिया पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान की वो एजेंसी जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जब तक आप उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान की सेना पर असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की आईएसआई पर असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की सेना में जो लोग डिसीजन मेकर, जब तक उनको चोट नहीं लगेगी, आप लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे। इंटरनेशनल फोरम्स पर यह होता रहता है, डिप्लोमेटिकली ये सब चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो प्रमुख हैं, पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स हैं, जेएनके में टेररिज्म चलाने वाले, उनकी प्रॉक्सी को तो करते हो आप, टेररिस्ट को मारते हो, टेररिस्ट के एजेंसीज को, वो सब करते हो, लेकिन उस पर आज तक भारत ने गहरा प्रहार नहीं किया। जब तक आप उस पर गहरी चोट नहीं मारोगे, जब तक आप ऐसे ही तड़पोगे, आप ऐसे ही ब्लीड करोगे, कभी ऊपर जाए, ये टेररिज्म है जेएनके में, ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाए, इसके फेजेस हैं, ये कैलिब्रेट होता रहेगा, ऊपर उतार चढ़ा जाते रहेंगे, लेकिन आपको उसके मेन मुखिया को चोट पहुंचानी है, वो आप नहीं कर रहे। यू आर नॉट स्ट्राइकिंग पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एजेंसीज। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ने वाला। कोई देश आज तक फाइनेंशियली खत्म नहीं हुआ, नहीं टूटा, पाकिस्तान भी नहीं टूट सकता जी। आप लोग फाइनेंशियली, इससे पाकिस्तान नहीं टूट सकता। मतलब इंटरनेशनली को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सेना को एक बार आपको बुरी तरह से तोड़ना पड़ेगा। मतलब वो आप सोच ही नहीं रहे हैं। इंटरनेशनली आइसोलेट, डिप्लोमेटिकली करना बहुत सही है, दुनिया की घेरेबंदी पाकिस्तान को करना बहुत सही है,
अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती इस तरह के मंचों पर करना पाकिस्तान की बहुत ठीक है, लेकिन इन चीजों से अनंतनाग जैसी घटनाएं या हमले नहीं रुकेंगे ना, ये भी हमको समझना होगा। वो रुकेंगे बालाकोट से, या वो रुकेंगे एक और सर्जिकल स्ट्राइक से, या कुछ और? वो रुकेंगे जब आप उनकी सेना पर, उनकी सेना को जब हानि कराओगे। जब तक वो नहीं इफेक्ट होंगे, टेररिस्ट को मारने से पाकिस्तान की सेहत पर असर नहीं पड़ता। के सिन्हा देखिए अमन जी, विशंबर दयाल जी कह रहे हैं वो हद तक सही हैं उस मामले में, मगर हर एक बार आप जब कहेंगे कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान, देखिए आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, बालाकोट करें, आप कन्वेंशनल में चले जाएं, मगर बात उसकी नहीं है। आपके देश में एक पाकिस्तान और बस रहा है, कश्मीर में एक पाकिस्तान वो बस रहा है, हम उसको तो खत्म नहीं कर सकते। अभी जाकिर मूसा मारा गया, 2 लाख लोग निकल आए उसके सुपरते खाक में, उसकी आपकी पॉलिसी रोकने की नहीं है। आपको बुरहनवानी के समय आपको पूरा पता था कि यह हुआ, पर उसके बाद अभी 3 वीक भी नहीं हुए, आप उसको फिर से वही चीजें दोहरा रहे हैं। कहां चेंज हुई पॉलिसी? आप ये भी कहते हैं कि केवल पॉलिसी चेंज हो गई कि हम ऑल आउट चले गए। ऑल आउट ये नहीं होता है। अभी भी 11,000 लोग पत्थरबाज, मैं उनको एक्सटेंडेड आर्म कहता हूं, वो खुले आम घूम रहे हैं। तो आपका अनंतनाग नहीं, मैं तो कहता हूं अनंतनाग और होगा। अब आप देखिए 13 दिन 14 दिन बच गए हैं, 18 दिन बचे हैं एक्चुअली अमरनाथ यात्रा शुरू होने में, और आप हम इस चीज की बहस कर रहे हैं। आप देखिए, एक पाकिस्तान इंडिया के बीच में है, आप उस पर क्यों नहीं बालाकोट कर सकते? उसके लिए बालाकोट करने के लिए पॉलिसीज, आप वहां पर मदरसा, 30,000 मदरसा में हर एक शुक्रवार के दिन में ये चीजें होती हैं, और फिर लोग झंडे फहराते हैं, और हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इंडिया के पाकिस्तान के अंदर जो है उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। जब आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो लोग ऐसे ही लोग चिल्लाएंगे। आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोग सुन रहे हैं, देश में समीक्षा हो रहा है, एक स्ट्रांग होम मिनिस्टर आया है, इसके ऊपर में आप नहीं तो आने वाले दिन और भी कठिन होंगे, और अनंतनाग होगा, और पुलवामा होगा, और ये 18 दिन बच गए हैं, और इसको आप खत्म कर सकते हैं। स्लीपर सेल्स हैं, मैं आपको बता दूं, 1-2 नहीं है वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। उसके बाद वो फिदायन है, फिदायन। आपको पता है, आपको पता है कि कौन सा तंजीम ने ले लिया इसका? MUM कहते हैं अब उसको। अब वो कहते हैं, अब उसका नाम बदल गया, LET से बदल गया, जैसे मोहम्मद से बदल गया, हिजबुल मुजाहिदीन से एक नया फैक्शन आ गया, और ये फैक्शन पहले ही था वहां। सुधांशु, तो देखिए अमन जी, जो मेन बात है वो सब होगी, ठीक सब चीजें चलेंगी। जी के सिन्हा, सुधांशु। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और पाकिस्तान का विषय जितना व्यापक था, अगर आप देखें तो 5 सालों में हम लोगों ने उसमें एक बड़ी सफलता हासिल की है। उदाहरण के लिए, जब हम पहले की बात करते हैं तब क्या आतंकवाद सिर्फ दक्षिणी कश्मीर के चंद जिलों तक सीमित था? नहीं जनाब, याद करिए वो दौर। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, बनारस, पुणे, नागपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, कौन सा इलाका था जहां पे धमाके नहीं हो रहे थे? आज 5 साल में वो सीमित हो गया केवल कश्मीर के एक क्षेत्र के अलावा, और कहीं उनको सफलता हासिल नहीं मिली। कश्मीर में हमने क्या किया, याद करिए, वो हुर्रियत के नेता जो पिछले जमाने में दौरे हुकूमत में कोई भारत की व्यवस्था के दामाद बन के घूमते थे, आज वो ईडी के केसेस, NIA के मुकदमे, उनकी सुरक्षा वापस, और आतंकवादियों पर कार्रवाई। तो जैसा देखिए अभी आपने बताया कि ये इसकी उम्र बड़ी लंबी है, विवेक काटजू ने कहा, तो इसका जो ऑपरेशन होगा, समाधान होगा, वो भी एक समय लेगा। तो 5 वर्षों में इसमें एक बड़ा कदम हासिल किया। पाकिस्तान के संदर्भ में मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये पहली बार मौका आया पिछले 5 सालों में जब अमेरिका ने उनकी मदद बंद की, वरना पिछले 50 सालों में कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद नहीं बंद की थी। आज पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, चाहे वहां महंगाई हो, चाहे वहां ये खबरें आई हो कि वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय की भैंसें और गाड़ियां तक नीलाम हो रही हैं, जिस प्रकार का वहां पर इस समय महंगाई की दर एकदम पीक के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उस हीट को अनुभव नहीं कर रहा है। तो भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर भी, अब याद करिए, सऊदी अरब जैसा देश जो सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है,
उसने भी मोदी जी की यात्रा के दौरान आतंकवाद के लिए ये कहा कि हाँ भाई आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जिनसे पाकिस्तान अपेक्षा करता है वो पूरी तरह उनके साथ खड़े होंगे। और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का हमेशा से रुख पाकिस्तान के लिए नरम रहा, मगर इस बार अंतर यह रहा कि पाकिस्तान के पुरजोर विरोध के बावजूद भारत को निमंत्रित किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों के ऊपर सरकार ने प्रभावी कदम उठाए और अगले 5 साल में जब और मजबूत सरकार है और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके ऊपर कार्य करेंगे। विशंबर दयाल इशारा कर रहे हैं कि आंतरिक खतरा ज्यादा बड़ा है, जब पत्थरबाज स्लीपर सेल्स उन वो ज्यादा बड़ा खतरा है। नहीं देखिए एग्जैक्टली देखिए सुधांशु जी आप बैठे हैं, उनको लगा कि मेरा पॉइंट देखिए अमन जी, मैं बोलना यह चाहता हूं, मैं एक मिनट किसी ने लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद बोलिएगा। एक मिनट किसी ने 30 सेकंड मैं सुधांशु जी को ही बोलना चाहता हूं। बोलिए। देखिए सुधांशु जी, बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं इसका अब्सोल्युटली पुरजोर आपका समर्थन करता हूं। मगर देखिए सर, अभी जो बात जो मेन है, जो 2 चीज के ऊपर में जो हमें चाहिए, मैं सेना की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आपको बताता हूं, आप सुबरते खाक जो ये निकालते हैं, क्रिमिनेशन डेड बॉडी क्यों देते हैं? क्यों? इसको बंद करें सर, और देखिए इसको बंद करें। फैक्ट्री वो है, इसको नहीं करेंगे। 18 दिन बच गए हैं अमरनाथ यात्रा के, और भी ऐसे अटैक्स आएंगे। हम ऑल आउट तो चले गए हैं, मगर ये फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही हैं, ये फैक्ट्री चर्न आउट कर रही है। और इसके लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में बालाकोट करने की आज जरूरत नहीं है, बालाकोट अपने देश के अंदर करने की जरूरत है। सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद जैदी साहब और आशुतोष। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सिन्हा साहब ने एक सही बात कही, यह बात मैंने अपने पिछले वक्तव्य में परोक्ष रूप से कही थी। हमें अपने अंदर कार्रवाई करने की जरूरत है। उस कार्रवाई के दोनों पक्ष हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल। सबसे पहले हमें स्पष्ट रखना होगा कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई ये पक्ष और वो पक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ था, तो आपने वहां के किसी टीवी चैनल पर वहां के किसी राजनीतिक दल को, वहां के किसी नेता को, उसके मुख्य आरोपी खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा जैसे लोगों के समर्थन में या बयान देते हुए या जुलूस निकालते हुए नहीं देखा होगा। मगर यहां अफजल हम शर्मिंदा हैं, जो संसद के हमले का मुख्य आरोपी, अफजल हालात का 12, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, उसके पक्ष में जाकर कोर्ट में खड़े होना। तो हमें दोनों पक्षों में लड़ाई लड़नी है अंदरूनी। मैं सिन्हा जी की बात से सहमत हूं, हमें अंदरूनी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिवली भी लड़नी है, जैसे डील करना है, और पॉलिटिकली भी लड़नी है। और हम उन दोनों में एक मत बनाने में सफल होंगे। पॉलिटिकली में मेरे विचार से सारे राजनीतिक दलों को अपनी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो ये लड़ाई हम निश्चित रूप से जल्द समाधान कर लेंगे, वरना समाधान तो तब भी होगा, परंतु राजनीतिक दल साथ देंगे तो बहुत जल्दी समाधान होगा। ठीक है, विशंबर दयाल आ रहा हूं। उससे पहले आमिर हैदर जैदी, जो भी के सिन्हा कह रहे थे कि जनाजे बंद कर देने चाहिए आतंकियों के, हो जाने चाहिए ना बंद। अगर वो ग्लैमराइज किया जाता है, आतंकियों की उसमें भर्ती होती है, ये तो फिर तो एक आवाज में बोलना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल होने चाहिए। सुन लीजिए, आतंक आपने कहा और सुधांशु जी कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सारे मुल्क खड़े। बड़ी खुशी की बात है, होना चाहिए और हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन टीवी डिबेट के अंदर ये बैठ के साबित किया जाए कि भारत के साथ मुल्क तो खड़े, लेकिन भारत का विपक्ष नहीं खड़ा। और हमने इसीलिए एग्जाम्पल दिया था नरसिम्हा राव के जमाने का। सुधरना चाहिए आप लोगों को, सुधरना उन्हें चाहिए, दूसरे देशों को नहीं, उन्हें सुधरना चाहिए। वो सुधांशु जी बैठे, चीन को तो सुधरना चाहिए, सुधांशु जी को सुधरना चाहिए। और टीवी डिबेट में बैठ के विपक्ष को उसकी तरफ पहुंचाना, ये इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता और नाकामयाबी है। बिल्कुल, अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कोई नहीं है, कोई विपक्ष नहीं खड़ा आतंकवाद के साथ। नहीं सर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमन जी, कांग्रेस आफ्सपा को डाइल्यूट, अब बताइए, दीजिए आफ्सपा डाइल्यूट। अमन जी नहीं, जवाब दीजिए। अमन जी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट डाइल्यूट। कांग्रेस जवाब दे, तो फिर सर कांग्रेस अपोजिशन जवाब दे। अबे अब कांग्रेस नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं? मैं भागता नहीं, जवाब दीजिए। मैं भागता नहीं, कांग्रेस अपोजिशन नहीं है,
तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो फिर ऑपोजिशन तो फिर ऑपोजिशन कांग्रेस के तो फिर ऑपोजिशन कांग्रेस अगर कहीं भी- कांग्रेस है तो फिर ऑपोजिशन भी तो वही खेल रहा है पाकिस्तान के हाथों आपको में। ये भी मानना पड़ेगा, मैं उसका जवाब देने के लिए राइट नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस सर- उस पार्टी का नाम है जिसके 4-4, 5-5 लीडर आतंकवाद के शिकार हो गए। तो अगर हम आप उसे opposition कैसे कह रहे हैं तो आप सकते अपने ऊपर क्यों ले तो रहे इसका हैं? मतलब वो आतंकवाद के साथ है। सर मैं अगर ऑपोजिशन कह रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी, आप अपने ऊपर मत मैं तो लीजिए। पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं। पूरे विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं। कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप मैनिफेस्टो पढ़ लेते ना सर 2019 का, सर, मैं आपको पूरी- समझ आ जाता मैं कौन पूरी किस बात तरफ है। कर लूं? बोलिए सर। मैं पूरी बात कर सुधांशु अभी त्रिवेदी 30 सेकंड। अभी सुधांशु जी कह रहे थे सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ नहीं है। सर, सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़ा आतंकवादी है। अगर आतंकवाद की कहीं भट्टी है और कहीं से आतंकवाद की शाखाएं चल रही हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि वो सऊदी अरब है। वहां से फंडिंग रुके तो पूरी दुनिया का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम गलत फहमी के शिकार हैं। पाकिस्तान तो टहनी है, जड़ तो सऊदी अरब है। आप जड़ में पानी दोगे, जड़ से मोहब्बत करोगे, जड़ से दोस्ती की डींगे उड़ाओगे और बात करोगे। एक बात और कहनी सर, जल्दी से बड़ा अफसोस होता है जब एक प्रवक्ता बैठ के यही कह दे कि साहब 30,000 मदरसे जो हैं वो आतंकवादी हैं। क्या कह रहे हैं हम? 30,000 मदरसे आतंकवादी हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको जांच एजेंसियों को देनी चाहिए थी, आपको सबको देनी चाहिए थी। आप गए हैं जमीन के ऊपर में, आपको देनी चाहिए थी। पता है क्या यहाँ बैठ होता के है? ये करना ये इस देश की नाकामी है। इसलिए दूसरा फायदा उठाते हैं। दूसरी एक चीज और, रियलिटी से भाग रहे एक हैं। सेंटेंस और कह रहा हूं। जल्दी। सब अमेरिका फला हमारे साथ है। सर, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए साथ चलिए, ठीक है, वो हो होगा, गया। हमारे हित के लिए नहीं ठीक है, सुधांशु होगा। हम त्रिवेदी, अपने उसके बाद हितों को आशुतोष। देखेंगे, अमेरिका के स्वार्थों की ठीक। सिद्धि पूरी नहीं होने कह दिया सर आपने। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग विपक्ष को पाकिस्तान बना देते हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम अपने बचपन में एक बात सुनते थे अमन जी, कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सरकार चलाना उन्हीं को आता है। अब वो युग समाप्त हो गया, जनता ने उत्तर दे दिया, मगर एक कमी रह गई। विपक्ष में जैसे कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही, हम लंबे समय विपक्ष में रहे। अभी भी इतने समय के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस को विपक्ष में रहना नहीं आता है। सुधांशु जी, जब आप विपक्ष में था, कांग्रेस ने ये नहीं कहा वो चुप- कि आप जवाब बोल रहे आतंकवाद थे। के साथ थे। जब आप बोल रहे थे हमने वो ये चुप थे। पूरी परिपक्वता दिखाई। और रही बात आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हुए, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं, तो परंतु यह यथार्थ भी मानिए कि 1980 का दशक, जब कांग्रेस पार्टी भारत के इतिहास की 2 सबसे शक्तिशाली सरकार, स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार 2/3 बहुमत की 80 से 84 और राजीव गांधी जी की सरकार 84 से 89 400 की मेजॉरिटी से, और सारा आतंकवाद इस दौर में शुरू हुआ। पंजाब का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद, एलटीटी का आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद। तो अगर आप ये भी सोचिए, इतनी ताकतवर सरकारें लेकर आतंकवाद शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक दृष्टि से या क्षमता की दृष्टि से भी एक ठीक। प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता है। अब आशुतोष तो जी। सुधांशु जी, दोनों आप बातें एक भी ये स्वीकार बात भी करनी चाहिए स्वीकार मतलब। कीजिए, जब ये पंजाब के अंदर आतंकवाद था तो वो कम्युनिस्ट ही लोग थे जो एक हाथ में गीता सर, मैं लेकर उस पे चलते थोड़ी ना वो तो थे, दे- एक हाथ में गुरु चलिए, ग्रंथ ठीक और है। आतंकवाद का ठीक। मुकाबला करते ठीक, थे। ठीक, और ठीक, एक हमारे आशुतोष जी। सैकड़ों आशुतोष, कामरेड शहीद हुए आशुतोष, काबुल के अंदर। आशुतोष, आज आप आशुतोष, उसी विपक्ष को अभी- आतंकवाद के साथ सर, खड़ा मैं करते हो, बताता हूं क्यों तो कह आप रहे हैं। कैसे सुन लीजिए लड़ोगे ना सर, मैं आतंकवाद? बता रहा हूं आशुतोष जी, विपक्ष को इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वही विपक्ष कहता है कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। जो विपक्ष ये कहे कि कश्मीर के 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो विपक्ष भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? सर बताइए ना। आपके तो सहयोगी रहे ना कांग्रेस के। तो देखिए, एनसी की बात कर रहा हूं। आपके, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं कि आप आपके कहें, लेकिन पहली बात कांग्रेस के विरोधी भी है ना सर, आप इसलिए। 2 शब्द इस्तेमाल किए थे काटजूस आपने, डींग मारनी हो तो यहाँ पे होता क्या है कि सरकार काम कम करती है और डींग ज्यादा मारती है। हर जगह आपको ये दिखाना होता है कि आपके पहले कुछ नहीं हुआ, आपसे पहले जो है, जैसे कि हम लोग कहीं किसी जंगल युग में रहते थे, ऐसा नहीं है। हर सरकार का योगदान रहा है और मोदी सरकार भी काम कर रही है, ये उनको मानना पड़ेगा। पीछे की चीज आगे बढ़ा रही है। और जो बात सुधांशु जी ने कही कि जो 2/3 और 3/4 बहुमत वाली, तो इसका मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो मजबूत सरकार के खिलाफ मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन कंक्लूडिंग कमेंट विवेक काटजू। लेकिन अगर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी होती है तो एज एन इंडियन हम तो भाई खुश होकर बोलेंगे ना कि भाई हाँ, अब तो अमेरिका भी बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अगर पाकिस्तान को अलग थलग ओआईसी से लात पड़ी है तो हमें तो पता नहीं चाहिए भाई ओआईसी से लात पड़ी पाकिस्तान को। भाई
नहीं, देखिए ये तो मोदी सरकार की बड़ी सफलताएं हैं कूटनीति के स्तर पे और कूटनीति के एरिया में, ये तो हम सबको मानना है। लेकिन जब वो कहते हैं, अमेरिका का विदेश मंत्री कहता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो ये तो लफ्फाजी होती है, इसको गंभीरता से कोई नहीं लेना चाहिए जी। ये भी एक फुसलाना होता है, शाबाशी देने का एक होता है। इसमें क्या मतलब है इसके? मोदी जी भी जानते हैं, सरकार जानती है कि वो दिस इज एक पॉपुलैरिटी सीख करनी है, इस पर नजरअंदाज। हमें ये देखना है कि जमीन पर अमेरिका कौन से कदम उठा रहा है जो हमारे हित में है, वो ज्यादा जरूरी है। 10 सेकंड्स सुधांशु, 10 सेकंड्स। अमन, आई नीड 5 सेकंड्स। एक मिनट मैं थोड़ा सा इस बात पे मतभेद रखते हुए कहूंगा, यदि ये कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप ये देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट हमने करके दिखाया, और यदि हमारे विपक्षी कहते हैं कि उनके जमाने में हुई थी तो